इस वक्त हम गांदरबल में हैं। सवाब NGO का एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा था जहाँ मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हुई और ये स्टार नाइट कैफ़ेज़ इसके बिल्कुल एडजेसेंट है। वहाँ हम बैठे हैं, हमारे साथ डॉक्टर सईद बुशरा इम्तियाज़ हैं जो सवाब में ही काम करती हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है। तो इन्होंने ख़वातीन और ख़वातीन से जुड़ी परेशानियाँ, ख़ास तौर पे जो मेंटल इश्यूज़ हैं उन पे अंदर एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। बुशरा जी, सबसे पहले अगर बात करें, आज के वक्त में मेंटल हेल्थ क्राइसिस हर जगह ओवरऑल देखने को मिलती है और कश्मीर में भी हम इससे जूझ रहे हैं। लेकिन वुमेन सेंट्रिक जब आप बात करते हैं उसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि हम बात नहीं कर पाते हैं। राइट। हमारी जो ख़वातीन है, वुमेन फोक है, वो बात नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि मेजर चीज़ें क्या है जो औरतों में पाई जाती है आज के टाइम पे कश्मीर में? जी बिल्कुल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। जब मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम यूजुअली ब्रॉडली हम उनको कैटेगराइज करते हैं, इनको कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और हम सीवियर मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं। औरतों में देखा गया है जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, जैसे कि एंग्जाइटी है, जैसे कि स्ट्रेस है, ये ट्वाइस एज कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये सिर्फ कश्मीर के नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर देखा गया है। हर कोने में कल्चरली स्पेसिफिक सेंसिटिव रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है और जो भी एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये जो विमेन में है ये मोर कॉमनली पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एज़ कम्पेयर टू मैन जो फीमेल्स हैं ये ज़्यादा अटैम्प्ट करती हैं अपने आप को नुकसान पहुँचाने का। हालाँकि ये देखा गया है जो खुदकुशी के जो हमले होते हैं वो ख़तरनाक आदमियों में होते हैं, लेकिन जो ये ज़्यादा हमले जो खुदकुशी की कोशिश है ये औरतों में ज़्यादा रहती है और हर एक जो कोशिश है ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। यानी सुसाइडल टेंडेंसीज ख़वातीन में ज़्यादा है लेकिन सुसाइड मर्द ज़्यादा करते हैं। हम ये कह सकते हैं एक सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर जो होता है, सेल्फ हार्म, एक जो वो सेल्फ हार्मिंग थॉट्स होते हैं ये फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब वो क्यों आगे नहीं चलती हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वो रोकती हैं या और कोई फैक्टर्स हैं, इसमें अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये पाया गया है जो फीमेल्स हैं ये ज़्यादा अटैम्प्ट करती हैं, लेकिन जो कम्प्लीटेड सुसाइड है वो देखा गया है वो मेन में। तो जो चीज़ आप बता रहे हैं इसमें इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है कि ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, या ये इन जनरल है कि ऐसा ही नेचुरल बिहेवियर रहता है? सी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। ये जो डिफरेंसेस हमने देखी गई हैं ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। जो बच्चों में अगर आप देखेंगे या जब मेनोपॉजल पीरियड हो जाता है, मतलब जो वो एक माहवारी का जो वो सिलसिला होता है जो ख़त्म हो जाता है, जो आप कह सकते हैं जो वुमनहुड जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद देखा गया है रफली जो है वो प्रेवलेंसेस सेम रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स भी सेम रहते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम बायो साइकोसोशल फैक्टर्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मतलब कुछ बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं फीमेल में। किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशंस हो गए, जैसे प्रेगनेंसी है या इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी लॉस है, फिर पोस्टपार्टम पीरियड है, फिर लैक्टेशन पीरियड है एंड सो ऑन। उसके अलावा कुछ रोल ट्रांजिशंस होते हैं, अपने घर में होते हैं, शादी हो जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ एडजस्ट करना है। अगर आप तशद्दुद का शिकार देखेंगे, चाहे वो घरेलू तशद्दुद का शिकार हो या वो शोहर की तरफ से तशद्दुद का शिकार हो, वो औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। ये नहीं कह रही मेल्स में नहीं होता है, बट औरतों में वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक चीज़ है, जैसे हमने इस पे बात भी की थी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। राइट। तो वो तो बच्चों में रहता है, लेकिन क्या जब ये बड़े हो जाते हैं, मर्द भी, वो लड़का बड़ा होकर मर्द बनता है, वो औरत बनती है, तो क्या 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में वो जो बचपन में उनको ट्रॉमा मिला है, जो कहीं ना कहीं वो अब्यूज़ हुआ है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा औरतों में देखने को मिलता है? देखिए, जो आपने ये बात बताई है ये बहुत सेंसिटिव है और जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की जो बात है ये वी हैव टू डील विद इट वेरी सेंसिटिवली। दीज आर एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन हैपन विद बोथ फीमेल चिल्ड्रन एज वेल एज मेल चिल्ड्रन। बट जब आगे जाके ये बड़े हो जाते हैं, इनके जो इम्पैक्ट हैं ऑब्वियसली वो उनकी साइकी पे रह जाते हैं। वो किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं ये वेरी करता है। कुछ लोग उभर आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल उभर आते हैं इस चीज़ से, इनफैक्ट दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, मोर रिजिलियंट। कुछ लोगों को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऐसा होता है जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट ओवरऑल ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस या एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स जो होते हैं ये चाहे औरत हो या चाहे मर्द हो, दोनों की साइकी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं। अडल्ट पर्सनालिटी को वो डिफ़ाइन करते हैं और इवन एक काइंड ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बन जाते हैं फॉर फ्यूचर मेंटल इलनेस। आपके लेक्चर में 2-3 पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर रहा था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि जो औरतें हैं उनमें ऐसी टेंडेंसीज भी होती हैं कि उन्हें एट टाइम्स लगता है कि हम अपने बच्चे को ही मार दें। राइट। उन्हें एट टाइम्स ऐसा भी लगता है कि हम खुद को मारें और ये बच्चा ही सारी परेशानी की जड़ है। Yes, क्योंकि yes. रिसेंटली हमने एक केस भी देखा था जहाँ एक
औरत है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना करती है, लेकिन उसको बड़े डिफरेंटली हाइप किया गया और डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जबकि ये एक बीमारी है, उसे वैसे एड्रेस नहीं किया गया। तो ये किन लोगों में ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं और क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, जिस तकलीफ़ की आप बात कर रहे हैं उसको मेडिकल टर्म में हम पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इवन पोस्टपार्टम साइकोसिस बोल सकते हैं। नेचुरली एक मदर बहुत इंस्टिंक्टिव होती है अपने बच्चे के लिए, उसका पहला इंस्टिंक्ट होगा बच्चे की प्रोटेक्शन, बच्चे की नर्चरिंग, बच्चे की केयर गिवर। आई टेल यू, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, आई टू टेक अ बिग करियर ग्रैप एंड लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, बट दिस डजंट मीन, आई कैन नॉट स्पीक फॉर ऑल फीमेल्स। कुछ फीमेल्स में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है, सोशल डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनकी वजह से उनमें वल्नरेबिलिटी आती है फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ मेंटल इलनेस। जिस तरह से आप बोल रहे हैं पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, इवन पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस में ऐसी कैफियत हो सकती है जहाँ कि औरत को ऐसी फीलिंग्स आती है कि इतनी मायूसी होती है, इतनी दिलमलूली होती है कि किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, एंड दैट इंक्लूड्स द चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ चाइल्ड को मना करती है, बट बिल्कुल इतनी मायूसी होती है, इतनी नाउम्मीदी होती है, दुनिया इतनी ख़राब लगती है कि किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, एंड दैट इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ़ द चाइल्ड। और उस मामले में इवन सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, पोस्टपार्टम साइकोसिस में, इट इज़ वेरी लाइकली दैट अ वुमन कैन स्टॉप केयरिंग फॉर अ चाइल्ड। बिहेवियरल इश्यूज भी हो जाते हैं। एक सिम्टम आइसोलेशन में यूजुअली प्रेजेंट नहीं करता है, इट इज़ वेरी अनलाइकली, वेरी रेयर टू सी दैट एक सिंगल मेंटल इलनेस आई, सो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। सो ये अक्सर देखा गया है, जैसे मायूसी होगी, उदासी होगी, उसके साथ इरिटेबिलिटी होगी, उसके साथ साथ खाना पीना बंद कर दिया होगा, उसके साथ साथ बच्चे की देखभाल बंद कर दी होगी। ऐसा बहुत रेयर है कि वो अपना ख्याल रख रही है और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है। ऑल्दो कुछ डिस्टर्बेंसेस ऐसी होती है जिसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है रियलिटी का, मदर अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करती है कि वो बच्चा शायद किसी और का है, मैं अलग दुनिया में हूँ। तो उस कैफियत को हम साइकोसिस कहते हैं, और वो एक इमरजेंसी है। लेकिन ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो जो रेड फ्लैग्स की आप बात कर रहे थे कि क्या क्या रेड फ्लैग्स है, क्या क्या सिम्टम्स है जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या जिनको समझने की ज़रूरत है एज अर्ली एज पॉसिबल? एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेड फ्लैग साइंस है ब्रॉडली जब हम देखते हैं उसमें आता है हार्म टू सेल्फ। हार्म टू सेल्फ मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने की ख्याल आना या खुद को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि स्पेसिफिक प्लान्स बनाना खुद को नुकसान पहुंचाने के। एक देयर इज़ जस्ट वन थिंग दैट वी विश टू डाई, वो जनरली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, देन वी विश टू डाई। बट इफ़ इट बिकम्स सो सिवियर जहाँ हमें वो एक्टिव ख्याल आने लगते हैं कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। अगर कोई अटेम्प्ट है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, कट्स या ओवरडोज, दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। दूसरा चीज़ होता है हार्म टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल मिजाज की इतनी तेज़ी आ गई कि इंसान हमला करने लग जाएगा, प्रॉपर्टी पे हमला करने लग जाएगा या किसी और इंसान पे जानी हमला करेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग साइन वेयर एन असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। वो फिर बाद में हम देखेंगे ये वो मेंटल इलनेस की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से, बट दैट रिक्वायर्स अ रेफरल। एंड देन देयर इज़ नेग्लेक्ट, जहाँ पे बिल्कुल खाना पीना, अपना ख्याल रखना, इवन दवाइयाँ लेना, इवन लाइफ सेविंग मेडिकेशंस लेना, ये इंसान छोड़ देता है। लास्ट में आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि हम यहाँ ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो बात नहीं करती है, तो किस तरीके से उन्हें ऐसा माहौल दें कि एटलीस्ट वो साइकेट्रिस्ट से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने चाहने वालों से, करीबी लोगों से बात करें, और उसके साथ साथ किस तरीके से उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा सके, उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके? बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ आना हमारी वही एक कोशिश थी कि हम किसी हद तक वो बैरियर कम करें, कि औरतों को वो बहुत सारे बैरियर्स तोड़ के हमारे पास ना आना पड़े और हम एक स्टेप लें उनकी तरफ। इसीलिए हम जो हमारे इमाम साहिबान हैं उनसे एक कोलैबोरेशन करने की ये हमारी एक कोशिश थी। तो जो बैरियर्स हैं ये बहुत हैं और इन पे बार बार बात होती है, ये ऐसे लगता होगा ये रेपिटेटिव है, बट दीज आर द बैरियर्स दैट डू एग्जिस्ट, दीज आर रियल। सबसे पहले स्टिग्मा है, देयर इज़ अ स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल इलनेस, वो हम फिलहाल अभी तक तो कम नहीं कर पाए, बहुत हद तक कम कर पाए हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो देयर इज़ अ स्टिग्मा, ये जी साइकाइट्रिस्ट के पास गई, ये साइकोलॉजिस्ट के पास गई, इवन ये पीर फकीर के पास, शी कुड बी मैड, सो दैट इज़ द लेबल दैट शी विल कैरी थ्रू आउट हर लाइफ। देन देयर इज़ शेम, जैसे होता ही है। फिर देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वहाँ मेरे प्रॉबली दोस्त होंगे या मेरे हमसाया होंगे, वो मुझे देख लेंगे, द वर्ड विल गेट आउट, सो दैट इज़ दैट। एंड देन एक्सेसिबिलिटी, a woman is very busy taking, even if she's not working outside and earning money, she is very busy taking care of a child, taking care of her home, and there are like thousands of thoughts running in her head. तो उसके लिए वो सारा काम रोक कर फिर अपने लिए हेल्प सीख करना, वो थोड़ा उसको वो सेल्फिश लगता है। सो दैट इज़ व्हाई वी नीड टू ब्रेक दैट स्टिग्मा, जो वो टैग लग जाता है, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। तो स्टिग्मा को तोड़ने की ज़रूरत है, वो तो दैट्स अ गिवन, बट एक्सेसिबिलिटी की भी हमें बात करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी हमें बात करनी है। एक बहुत ही अच्छा जो स्टार्ट हुआ है इनिशिएटिव, दैट इज़ टेलीमानस 14416, इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल,
anybody can access expert mental health services at any point of the day. कम्युनिटी लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है इसे होना, स्मॉल स्केल लेवल पे जहाँ हमारी कम्युनिटी में इमाम साहब हो, आलिमा हो, या उसके साथ साथ कोई ख़वातीन का ग्रुप हो जो कम्युनिटी लेवल पे इस पे काम करे? साइकाइट्री बिगिनस इन द कम्युनिटी। जो साइकाइट्री है ये एक कम्युनिटी ही ब्रांच है, एक कल्चरल ब्रांच है। तो जो हम देखते हैं टर्शरी केयर में वो तब हम देखते हैं जब बात बहुत आगे बढ़ रही होती है। लेकिन जो एक मॉडल ऑफ इलनेस होता है वो प्रिवेंटिव, जो हमारा मेडिकल मॉडल ऑफ इलनेस होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिवेंशन, इवन प्रिवेंटिंग द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। तो उसमें रोल आता है जो आपके, अगर आप देखेंगे आशा वर्कर्स, बहुत हद तक जो हमारा जो प्रोग्राम्स हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो आशा वर्कर्स के इंट्रोड्यूस करने से ही वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो उसी मॉडल्स पे अगर हम ले हेल्थ वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं, इमाम साहब को इन्वॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड है, उनकी बात में वज़न है, उनकी बात में रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, तो और लोग पहले ही उनके पास सबसे पहला दरवाज़ा उन्हीं का खटखटाते हैं। अगर वही उन्हीं को हम अप्रोच करेंगे, वही अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द वर्क विल बी डन। यस, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा। सो ये डॉक्टर बुशरा थी जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है सवाब NGO के साथ, और उन्होंने बताया कि ख़वातीन ख़ास तौर पे किन परेशानियों का सामना करती है कश्मीर में और किस तरीके से स्टिग्मा को ब्रेक करने की ज़रूरत है ताकि हम एक बेहतर स्पेस, एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।